सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में आंतरिक हलचल के बारे में सीखेंगे और ये इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो चाहे भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या सुनामी हो, इनसे जनधन की जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है और ये राष्ट्र का नुकसान माना जाता है। और राष्ट्र के नुकसान को देखते हुए आज हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय को देखने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर बहुत सारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है और तरंगों के माध्यम से संपूर्ण भूगर्भ में ये ऊर्जा चलते रहती है और विस्तारित होते रहती है। इसी क्रम को देखते हुए कि आंतरिक शक्तियां जो हैं इनका एक वर्गीकरण हम देख लें। भू हलचलों का वर्गीकरण, इनमें पहली शक्ति है गति। गति को दो भागों में बांटते हैं। पहला है मंद गति। इस भू हलचल में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होते रहता है तरंगों के माध्यम से। और दूसरे इसका निर्माण, इससे जो निर्मित होने वाली घटनाएं हैं वो पर्वत निर्माणकारी घटना है और महाद्वीपों के निर्माणकारी घटना है। दूसरा जो गति का जो दूसरा भाग है वो द्रुत गति है। द्रुत भू हलचलें ये बड़ी तेजी से घटती हैं और ये बड़ी विनाशकारी होती हैं और विनाशकारी होने के साथ साथ नए भूरूप की रचना भी करती हैं और पुराने भूरूप का तहस नहस भी कर देती है। उनका रूप और स्वरूप सब बदल जाता है। दूसरी जो शक्ति है वो है दिशा। दिशा में जो शक्तियां ये काम करती हैं तो उनमें अभी आपको इसको बताएंगे। क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में समानांतर भू हलचलें सदैव कार्यरत रहती हैं और इनसे विध्वंस और रचनात्मक दोनों तरीके के कार्य होते रहते हैं। दिशा के अंतर्गत दूसरी जो तरंगे और जो ऊर्जा शक्ति काम करती है वो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ये भू हलचलें सदैव होती रहती हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है शक्तियों का वो है भूरूप। इन दोनों गति के आधार पर और दिशा के आधार पर जो भूरूप निर्मित होते हैं वो महाद्वीप, जो जलीय स्तर या सागर के ऊपर जो भूभाग ऊपर आ जाता है वो महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं जिनमें पर्वत भी है, पठार भी है और जो पर्वत और पठार के बीच का जो भाग है उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से पर्वत के समान ही दूसरी एक प्रक्रिया भू रूप में निर्मित होती है जो बलीकरण और भ्रंश प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है। अब यहाँ पर आपको हम मंद भू हलचल का एक जो है स्वरूप आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से कार्य करती हैं। मंद का और द्रुत का, इन दोनों में सबसे पहले मंद भू हलचल को लेते हैं। मंद भू हलचल में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होने वाली तरंगे और ऊर्जा शक्तियां वो धीरे 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 पृथ्वी के अंदर कार्य करते रहती हैं और वो कार्य करने का जो तरीका है, इसके मंद भू हलचल के दो प्रकार हैं। नंबर एक, दबाव। और नंबर दो, अब यहां पर दबाव, यहां पर हम लोगों ने मंद भू हलचल के दो प्रकार हमने देखे। दबाव के अंतर्गत ये क्रिया कैसे होती है और तनाव के अंतर्गत ये क्रिया कैसी होती है, एक एक्टिविटी के माध्यम से देखिए। जब क्षैतिज हलचल कार्य करती है, मैं दोनों तरफ से दबा रहा हूं, अभी इसका डायग्राम बना के देता हूं। दोनों दिशाओं से दब रहा है, ये दबाव की प्रक्रिया है और ये भूरूप ऊपर उठ जाता है। अब इसको इस रूप में समझे। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब दो विरुद्ध दिशाओं से केंद्र की ओर कार्य करने वाली शक्ति
कार्य करती है तो उसे दबाव कहा जाता है। ये दबाव की प्रक्रिया है। अब इसका परिणाम, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 2, नंबर 1 में समतल, ये चट्टान है। जब इस पर दबाव की प्रक्रिया चालू हुई तो ये भूरूप नीचे से ऊपर की ओर उठ करके इस तरीके से एक मोड़ के रूप में तैयार होता है। ये आपका मंद भू हलचल है। और अब इसके दूसरे हिस्से में ये हम लोगों ने दबाव देख लिया। अब तनाव की ओर चलते हैं। तनाव का अर्थ है कि जब केंद्र से या एक ही दिशा से विरुद्ध दिशा में शक्तियां कार्यरत होती हैं तो तनाव की स्थिति होती है। जिस तरीके से अब देखो, मैं इस पेपर में तनाव पैदा करूंगा। ये दोनों स्थितियां, इसको इस तरीके से समझिए, दबाव जब केंद्र से विपरीत दिशा में शक्तियां कार्य करती हैं तो तनाव की स्थिति होती है। ये देखिए, तनाव पड़ते ही ये कागज अलग हो गया। ये जो अलग होने की प्रक्रिया है, दबाव का मुलायम चट्टान पर क्या प्रभाव पड़ता है और कठोर चट्टान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों बातें दो तरीके से होती है। मुलायम चट्टान पे जैसा वो डायग्राम मैंने बताया था आपको कि उनकी परतों में मोड़ पड़ जाते हैं इस तरीके से। लेकिन कठोर चट्टानों में, जब ये कठोर चट्टानें रहती हैं, कठोर चट्टानों में इनमें मोड़ नहीं आता है। ये कठोर होने के कारण एक भ्रंश रेखा के सहारे ये टूट जाती हैं। इसको भ्रंश रेखा कहते हैं। अब यहां पर भ्रंश रेखा किसे कहते हैं? जिस रेखा के सहारे चट्टानों में टूट होती है उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। अब निरंतर ये दबाव अगर बढ़ते जाता है तो एक स्थिति आती है कि ये एक टूटी हुई चट्टान इसके ऊपर चढ़ करके बैठ जाती है। इनमें मोड़ नहीं पड़ता है, ये चट्टानें टूट जाती हैं। इनको अध्यारोपित चट्टानें कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दबाव का प्रभाव मुलायम चट्टान पर या कोमल चट्टान पर और कठोर चट्टान पर किस प्रकार से पड़ता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर से आपको यहाँ पर देख ले, अगर आपको दो बातें यहाँ पर बताई गई। एक, तनाव किसे कहते हैं? जब केंद्र से बाहर की ओर शक्तियां काम करती हैं तो वो स्थिति तनाव की होती है। अब हम लोग तनाव की ओर चलेंगे। अब दबाव की स्थिति में उसका प्रभाव भूपटल पर क्या पड़ता है, ये हम लोगों ने देख लिया। और ये भी देख लिया है कि दबाव की स्थिति में
चट्टानों में भ्रंश उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों में टूट होती है। कठोर चट्टानों पे हम लोगों ने देखा कि चट्टानें एक दूसरे पर आरोपित हो जाती है, चढ़ जाती हैं, और दबाव में हम लोगों ने देखा कि उनमें मोड़ पड़ने लगते हैं। अभी आपको हम सिखाएंगे कि बलित पर्वत जो हिमालय है उसकी रचना कैसे हुई है, यहाँ पर भ्रंश के माध्यम से पर्वतों की रचना कैसे होती है ये सीख ले। जब ये दबाव की स्थिति होती है तो भ्रंश रेखा के सहारे, ये भ्रंश रेखा है, भ्रंश रेखा के सहारे जब दबाव बढ़ता है तो अब यहां पर देखो क्षैतिज समानांतर, क्षैतिज समानांतर, हॉरिजॉन्टल पैरेलल, ये दोनों शक्तियां काम कर रही हैं। और तीसरी शक्ति ऊर्ध्वगामी, ये ऊर्ध्वगामी, जब ये दबाव बढ़ता है तो ये भ्रंश रेखा के सहारे भूमि का एक हिस्सा ऊपर की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है, और इस तरीके से ये एक पर्वत का आकार ले लेता है। और इस तरीके से जो बने पर्वत हैं उनको विठित पर्वत कहते हैं, या भ्रंशोष्ठ पर्वत, भ्रंश के आधार पर बने हुए पर्वतों की रचना जो होती है उनको भ्रंशोष्ठ पर्वत कहते हैं। ये बात समझ लेने के बाद हम फिर से तनाव की स्थिति में आते हैं कि तनाव का प्रभाव हमारे चट्टानों पर, हमारे धरातल पर क्या पड़ता है। जब हम तनाव, ये दोनों दिशाओं में एरो है, जब जब केंद्र से दो दिशाओं में शक्तियां काम करती है तो भ्रंश रेखा का निर्माण होता है, और उस भ्रंश रेखा के सहारे एक बीच का भाग नीचे की ओर खसक जाता है, धंस जाता है, उसके दोनों किनारे अपनी जगह बने रहते हैं, और इस तरीके से जो बना हुआ भूरूप है उसे भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो ये इस तरीके से बनेगा, ये भ्रंश घाटी है और ये आपका विठित पर्वत है, भ्रंशोष्ठ पर्वत है। इस तरीके से पर्वतों की रचना होती है और इस तरीके से घाटी की रचना होती है। हम लोगों ने दबाव और तनाव के सिद्धांत और व्यवहार दोनों चीजों को समझ लिया। यहां पर दबाव के परिणाम स्वरूप बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जिसका उदाहरण आप लोगों ने देख लिया है। और उसमें उदाहरण में जो विश्व के जो बड़े हिमालय, बड़े पर्वत जो बने हैं उनमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत है, राकी पर्वत है, अरावली पर्वत है, एंडीज पर्वत है और आल्प्स पर्वत है। ये विश्व में बलित पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं, जो दबाव के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने हुए हैं। इनमें सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक उदाहरण देखते हैं कि इसमें हिमालय की रचना कैसे हुई है। इसको हम लोग देते हैं कि हिमालय की रचना कैसे हुई है। आज जो हमें हिमालय दिख रहा है वो वास्तव में उसके पहले वहां पर क्या था, इतने की बात लेते हैं। ये हिमालय का क्षेत्र है, इसको हटा देते हैं। यहां पर जहां आज हिमालय है, यहां पर सब पहले टेथी सागर था। ये टेथिस, मैडम बाहर जा रहा, ये टेथी सागर था। कालांतर में नदियों के द्वारा लाई गई और जमा की गई अवसाद इसकी तली में नियमित रूप से जमा होते गए। जमा होने के पश्चात भूगर्भ शास्त्रियों का ऐसा मत है कि वो शक्ति, दबाव की जो शक्ति है वो उत्तर की दिशा से आई, और ये जो हिस्सा है जिसको गोंडवाना लाइन कहते हैं, गोंडवाना लाइन के बारे में भूगर्भ शास्त्रियों का मत यह है कि ये स्थिर भूभाग है। उत्तर से जो शक्ति आई तो उत्तर से दबाव की शक्ति आने के बाद जो सबसे पहले शक्ति आई उसमें बृहद हिमालय का बृहद हिमालय बना।
क्योंकि ये शक्तियां निरंतर चल रही थी और समानांतर चल रही थी, क्षैतिज रूप से चल रही थी, इनकी गति धीमी थी, समय बहुत लगा। पहले हिस्से में बृहद हिमालय की रचना हुई, दूसरे हिस्से में मध्य हिमालय की रचना हुई। और तीसरे हिस्से में लघु हिमालय की रचना हुई। जो दबाव की प्रतिक्रिया, दबाव के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई, अगर इसको क्रॉस सेक्शन पे बना करके देखें, इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन बना करके देखें तो इस तरीके से ये बनता है। जिसको ये नंबर 1 बृहद हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय, नंबर 3, ये श्रेणियां सामान्य रूप से स्थित हैं और ये दबाव के परिणाम स्वरूप बनी हुई है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो अवसादों में दबाव के कारण बनने पड़ने वाले मोड़ के परिणाम स्वरूप इनकी रचना हुई है। इसीलिए इनको मोड़दार पर्वत कहते हैं। और मोड़ बल पड़ने से इनका दूसरा नाम बलित पर्वत भी इनको कहा जाता है, बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ये दो नामों से ये जाने जाते हैं। ये हिमालय की उत्पत्ति की एक दबाव का जो परिणाम था, उसके परिणाम स्वरूप ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसको हम लोगों ने देखा, हमने जो सीखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अपना ये आंतरिक हलचल का ये हिस्सा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।